तो कैसे हो बच्चों। तो चलिए, जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसका सेक्शन बी आज हम हल करेंगे, ठीक है ना, जो आपका फिजिक्स का पार्ट है। तो चलिए फिर सेक्शन बी में स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 26 से चलेंगे हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है, जो एग्ज़ाम आपका एंट्रेंस के लिए हुआ था। बेसिकली जो दिल्ली गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था जेई एडवांस और नीट की तैयारी के लिए, बच्चों को फ्री कोचिंग के लिए। तो उसमें सेक्शन भी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा 26 फिजिक्स वाला पार्ट है। इसमें कहता था आई परसीव्स एन ऑब्जेक्ट एज मूविंग व्हेन स्टिल इमेजेस आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट ए रेट ग्रेटर दैन। इसका मतलब आई जो आँख है परसीव कर रही है, यानी कि उसके पास जो ऑब्जेक्ट मूव करके दिखाई जा रही हैं, जो इमेज की फॉर्म में जो दिखाई जा रही हैं, फ्लैश्ड हो रही हैं, ठीक है, और वो होनी चाहिए कितने से ग्रेटर। यानी कि होता क्या है कि सिनेमेटोग्राफी में पूरी पिक्चर एक तरीके से मूविंग वीडियो नहीं बनाई जाती। उसमें क्या है, एक एक इमेज को बहुत जल्दी शटर किया जाता है, बहुत जल्दी जल्दी दिखाया जाता है। एक इमेज जो होती है हमारे रेटिना पे, ह्यूमन आई पे, वो 16 सेकंड तक 1/16 सेकंड तक रहती है, सेकंड का 16वां भाग। अगर उस टाइम से पहले ही दूसरी इमेज ला दी जाए, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, तो एक कंटिन्यूसली क्या है, एक मूविंग इमेज में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो इसमें पूछा था वो रेट होता क्या है, यानी 16 पर सेकेंड है, बता ही चुके हैं हम आपको इसका आंसर। 8 पर सेकेंड है, या फिर ऑप्शन सी था 10 पर सेकेंड है, या ऑप्शन डी है 4 पर सेकेंड है। तो देखो 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर कोई भी इमेज हमारी रहती है। तो जो आँख जो हमारी देखेगी, जो फ्लैशिंग रेट रहेगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए कितना, 16 पर सेकेंड, यानी कि 16 इमेजेस से ज़्यादा होना चाहिए। बल्कि सिनेमेटोग्राफी में अप्रॉक्सीमेटली 24 इमेजेस पर सेकेंड डिलीवर की जाती हैं जो ऑब्जर्वर है उसकी आई पे, ताकि जो फ्रेम्स हैं, जो पिक्चर की जो कंटिन्यूटी है, वो एक तरीके से क्या है, मोशन में चेंज हो जाए और उसको वो मूविंग ऑब्जेक्ट लगे, यानी कि 16 पर सेकेंड तक। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये क्लास 10 में ह्यूमन आई करके चैप्टर है ना, उसी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है आपसे कि व्हेन मिरर इज यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। अच्छा, कंसंट्रेट करना है, किसको कंसंट्रेट करना है, लाइट को कंसंट्रेट करना है, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करना है, हीट प्रोड्यूस करनी है। किस में प्रोड्यूस करनी है, सोलर फर्नेसेस, जो तुम्हारी सौर ऊर्जा की जो भट्टियाँ होती हैं। और आपको ऑप्शन दे रखे थे कॉनकेव मिरर, और ऑप्शन बी आपको दे रखा था कॉन्वेक्स मिरर, और ऑप्शन सी दे रखा था प्लेन मिरर, और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 1 और 3। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉनकेव मिरर है वो हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है, यानी कि वो रेज को कन्वर्ज करता है। और जो कॉन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। देखो कैसे काम करता है, हम देखते थे ना, ये बाहर की तरफ क्या रहती थी, पॉलिश रहती थी। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे इन्फिनिटी से जो रेज आती थी, बेसिकली जब इससे रिफ्लेक्ट होंगी, दैट दे विल पास थ्रू दी फोकस। कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी, क्योंकि हमारा रूल था जब कोई रे जो है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस ऑफ दी मिरर। तो देखो ये क्या कर रहा है, रेज को सिकोड़ दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वहीं पे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लें आपका, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रहता था, प्रिंसिपल फोकस, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल हो गया, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से रे इस तरीके से आती थी और ऐसे चली जाती थी, यहाँ से रे आई और ऐसे चली गई, ओके।
इस तरीके से, और ये हमें प्रतीत होती थी, इट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है हमारा। तो देखो रेज को क्या कर रहा है, एक ब्रॉड एरिया में, एक बड़े एरिया में फैला रहा है, और ये क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि हमें क्या है, हीट चाहिए, गर्मी बढ़ानी है हमें, ठीक है, हीट को इकट्ठा करना है, तभी तो भट्टी में हम मतलब टेम्परेचर बढ़ा पाएंगे। तो जब हीट को जब कंसंट्रेट बांधना है एक जगह, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर करेंगे, क्योंकि ये कन्वर्जिंग इसकी टेंडेंसी रहती है, और इधर ही जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी डाइवर्जिंग टेंडेंसी रहती है। सो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ना। ओके, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, कितना प्यारा क्वेश्चन है 28 भी, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट से उठा के पूछा है, कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो 28 में आपसे क्या कहता है ये, कि 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ठीक है, और आपसे पूछा इट इज़ इक्वलेंट टू हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर रहेगा 1 माइक्रो कूलम का चार्ज। तो ऑप्शन ए दे रखा था 8 × 10⁻11, और बी दे रखा था 6 × 10⁻12, सी दे रखा था 9 × 10⁻10, और डी दे रखा था 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो जब आपने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, इलेक्ट्रिसिटी से था एक चैप्टर क्लास 10 में फिजिक्स में। तो Q इक्वल्स टू एन ई, Q चार्ज था, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, E दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता था, कि आप जो है किसी भी बॉडी से जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज उससे ले सकते हो या दे सकते हो, तो इस क्वांटाइज फॉर्म में लोगे, यानी कि आप n इक्वल्स टू 1 2 3, यानी कि जो n था वो बेसिकली क्या था, यहाँ पे आपका n जो था नेचुरल नंबर था। अच्छा, 1 माइक्रो कूलम है, वैल्यू पुटअप कर दो, माइक्रो कूलम को कूलम में करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 में आ जाएगा, माइक्रो -6 में जाएगा, n की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इधर इसको ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, -6 अपॉन में 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इक्वल्स टू n। अच्छा, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो कितने में हो जाएगी, 13 में, 10⁻13 अपॉन में क्या 1.6। ओके, यहाँ से एक 10 ले लो बाहर, और ये 10⁻12 लिख सकते हैं ऐसे, 1.6, इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 16×96, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा। और नियरली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर रहेगा इंटू 10⁻12, और ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का क्वेश्चन था। ओके, बढ़ते हैं फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या कहता है, ये 29 में आपसे कहा था कि आपको अरेंज करना है फॉलोइंग कलर्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, एक प्रिज्म होता था हमारा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म था। यहाँ से जब वाइट लाइट जाती थी, यहाँ टकराएगी, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, नॉर्मल डालेंगे, लाइट पेंट टुवार्ड नॉर्मल होगी, फिर यहाँ पे नॉर्मल आएगा। अगेन तुम्हारा क्या है, जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ऐसे हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी तुम्हारा, यानी कि इस तरीके से जाएगी लाइट। ओके, और यहाँ पे फिर हमारा क्या बनता था, एक पैटर्न बनता था, किसका, वेव की ओर का, नीचे से वेव GYOR, 1 2 3 4 5 6 7, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये पैटर्न था। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था कि इस लाइन को आप आगे बढ़ाओ और इन लाइन को आप यहाँ पे पीछे ले लो, और जो ये एंगल बनेगा इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, और यही हमारा क्या होता था, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन,
तो आपसे पूछा था इसने, कलर दे दिए थे आपको कि ग्रीन, ऑरेंज, इंडिगो एंड येलो। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन में लगाना था। ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे थे, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, इंडिगो, बी ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो। देन ऑप्शन सी दे रखा था इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ऑप्शन डी दे रखा था इंडिगो, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो। तो देखो ऑप्शन बी वाला देखो आप। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन क्या है तुम्हारा, नीचे से जब आप ऊपर जाओगे तो लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वेवलेंथ इंक्रीज होगी नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वो डिक्रीज होगा। भाई देखो ये वाली कितनी डेविएट हो गई, ये एंगल आप यहाँ से अगर इसको आप देखो तो अगर मैं ऐसे फॉर्म बनाऊँ तो नीचे वाला जो वायलेट है कितना एंगल बना है, वहीं जो ऊपर वाला है उसका कम बना होगा, उससे ऊपर वाले का और कम बना होगा, उससे ऊपर वाले का और कम बना होगा। तो ऐसे ही तुम्हारा जो ऊपर होंगे उनका कम बना होगा, जैसे नीचे जाएंगे तो ज़्यादा बनता रहा होगा। तो ऊपर से आप देखो ऑरेंज का सबसे कम बना होगा, रेड तो दे ही नहीं रखा, ठीक है। फिर उसके बाद में येलो दे दिया है, ओके बिल्कुल। फिर ग्रीन का नंबर दे दिया इसने, बिल्कुल। और फिर इंडिगो दे दिया है, सही बात है, यही ऑप्शन होगा। दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता चला जाएगा, ऊपर से नीचे जाएंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता चला जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन 30 एकदम बिल्कुल कंसेप्ट का, बुक में देखोगे कहीं नहीं मिलेगा, बस जिसने थोड़ा समझा होगा। ये क्या कहता है कि इंडिया में जो एसी है, यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट है, दैट इज चेंजेस इट्स डायरेक्शन। एज वी नो दैट डायरेक्शन चेंज करता है, डीसी सेम डायरेक्शन में चलता है, एसी फ्लक्चुएट करता है। तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड, आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स। ऑप्शन दे दिया आपको इसमें, 100 सेकेंड के बाद करेगा, बी दे दिया 1/50 सेकेंड में करेगा, ऑप्शन सी दे दिया 50 सेकेंड में करेगा, ऑप्शन डी दे दिया 1/100 सेकेंड में चेंज करेगा। अच्छा, आप ये बताओ इंडिया में जो सप्लाई है वो किस तरीके से दिखाई जाती है। 220 to 230 वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है, ये फ्रीक्वेंसी रहती है और ये वोल्टेज रहते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कंप्लीट वेवफॉर्म और नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी कंप्लीट साइकिल करता है। तो इसका मतलब 50 हर्ट्ज यानी कि 50 कंप्लीट साइकिल कर रहा है कितने में, 1 सेकेंड में। एक कंप्लीट साइकिल ये होती है, ठीक है। ऐसे ही ये और करता जाएगा आगे, यानी कि ये एक कंप्लीट आपकी क्या है, लैम्डा है, वेवलेंथ है। तो ऐसी कितनी साइकिल है यहाँ पे, प्लस फर्स्ट हाफ में प्लस रहेगा, सेकेंड हाफ में माइनस रहेगा। तो इतनी जो साइकिल है वो कितनी करेगा, 50 करेगा, 50 कंप्लीट वेवफॉर्म बनाएगा, 50 कंप्लीट वेवफॉर्म बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा एक में 2 बार चेंज हो रही है प्लस माइनस, तो 50 में कितनी बार होगी, 100 टाइम चेंज होगी। कितनी बार चेंज होगी, 100 टाइम, यानी कि 50 × 2 100 टाइम्स चेंज होगी। इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या चेंज होगी, 1/100, ठीक है। एसी चेंजेस डायरेक्शन हाउ मैनी सेकेंड, 1 सेकेंड में तुम्हारा कितनी, आफ्टर हाउ मच सेकेंड, तो कितनी बार करेगा तुम्हारा, 1/100 बार। क्यों, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रही। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि तुम्हारा एक कंप्लीट साइकिल, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल या नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल कितनी दिखा रहा है, 50 दिखा रहा है। अच्छा, एक साइकिल में 2 बार चेंज हो रहा है, तो 50 साइकिल में 100 बार चेंज होगा, इसका मतलब 1/100 बार। इसी था क्वेश्चन भी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 31 में
क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि विच रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड अदर स्टार्स। यानी आपसे पूछा सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार। ये तो आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है क्लास 10 का, जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी करके लास्ट चैप्टर है, जिसे कोई नहीं पढ़ता। तो पहला दे दिया इसका न्यूक्लियर फ्यूज़न, और सेकंड दे दिया है न्यूक्लियर फिशन, और फिर तुम्हारा कंबस्चन, एंड देन डी दे दिया है ऑल ऑफ द एबव। देखो कंबस्चन तो हो गई नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही नहीं बाहर तो स्पेस में। अच्छा, फ्यूज़न और फिशन में आंसर फंसा। फ्यूज़न और फिशन जब ये कैंसिल हो गया तो डी भी गलत हो गया, ऑल ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता। अच्छा, फ्यूज़न और फिशन फ्यूज़न में क्या होता है इसमें कि 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके फ्यूज करके तुम्हारा क्या बनाते हैं, एक हीलियम का एटम का निर्माण करते हैं, और यही तुम्हारी वजह होती है कि इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार में। फिशन में इसका उल्टा होता है। फिशन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, एक बड़ा एटम जो है स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे एटम्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी कि सन और स्टार में फ्यूज़न होता है, 4 हाइड्रोजन मिलके तुम्हारा क्या बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, ओके, आपको करंट को रेगुलेट करना है। 32 में क्या करना है, यू हैव टू रेगुलेट करंट को रेगुलेट करना है, लेकिन विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स, यानी कि विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज के सोर्स को बिना बदले आपको करंट को रेगुलेट करना है, करंट को चेंज करना है। और उसमें ऑप्शन दे रखे थे रिहोस्टेट, और बी बैटरी, सी वोल्ट मीटर दे दिया, और ऑप्शन डी दे दिया 1 और 2। इसका राइट आंसर था रिहोस्टेट। कभी अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया हो लेबोरेटरी में तो उसमें इस तरीके का एपरेटस रहता है तुम्हारा, ये यहाँ पे एक नॉब रहती है और यहाँ बाइंडिंग रहती है इस पे। जब इस नॉब को आप आगे या पीछे करते हो तो उससे क्या है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। बैटरी फिक्स रहेगी, कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है, रजिस्टर सेम रहेंगे, या जो भी अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो सेम रहेंगे। बट इसको आप नॉब को आगे और पीछे करते हो तो उससे जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो चेंज होती है। और सीधी सी बात है, ओम्स लॉ है हमारे पास, V = RI। जब रेजिस्टेंस चेंज होगा, यानी कि यहाँ से आप देखो कि V/R = I निकलेगा। जब आप रेजिस्टेंस को चेंज करोगे, वोल्टेज को छेड़ नहीं रहे हो, तो अल्टीमेटली फिर क्या चेंज होगा, करंट चेंज होगा। उसके भाई देखो इन्वर्स में आ गया, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम ही करंट आ जाएगा, और जितना कम ही आ जाएगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो रिहोस्टेट विल बी द राइट आंसर। रिहोस्टेट से आप केवल चेंज कर सकते हो किसको, करंट को, बिना छेड़े किसको, वोल्टेज सोर्स को छेड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, थोड़ी सी झलक दिखाई गई है आपको IIT वगैरह की। अच्छा, इसमें क्या कह दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपका क्या चल रहा है, प्रोटॉन चल रहा है। तो आपसे पूछ लिया है कि जो फोर्स जो एक्ट होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, इसको पूरा ही लिख लेते हैं, वो लगेगा तुम्हारा डाउनवर्ड में लगेगा, या बी इनटू द पेज के अंदर, यानी कि अंदर इनसाइड द बोर्ड, और सी आउटसाइड द पेज, और डी अपवर्ड। तो देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करके एक चैप्टर था अपने यहाँ क्लास 10 में। तो उसमें क्या है कि जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो अगर वो क्या एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस पर, और उस फोर्स की डायरेक्शन को आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो, ठीक है। 3 हमारी फिंगर्स हैं,
एक थंब, 2 फिंगर, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, इनकी आपस में परपेंडिकुलर। दिस मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो सिंपल लगाओ फिर। अच्छा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो बी हमने ऐसे कर लिया। इलेक्ट्रिक करंट हमारा कैसे है, इधर की साइड है। इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है, इधर की साइड है ना, हाँ ठीक है। बी ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो जो तुम्हारा फोर्स है वो कहाँ गया, इनसाइड द बोर्ड, यानी कि इनटू दी पेज आ जाएगा, ठीक है। ओके, हो गया ना क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड देखो FBI, अमेरिका की एजेंसी है ना FBI, तो F से फोर्स, B से मैग्नेटिक फील्ड, I से इलेक्ट्रिक करंट। तो B क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा ये डायरेक्शन प्रोटॉन की है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो फिर करंट उसके अपोजिट मूव करता है, फिर हम करंट को ऐसे कर देते, फिर डायरेक्शन कहाँ आती, आउटसाइड दी पेज आती या आउटवर्ड दी बोर्ड आती। लेकिन हमारा क्या है, प्रोटॉन ही इस डायरेक्शन में चल रहा है, इनकी ऐसे आ जाएगा, सिंपल दिख रहा है आपको, ठीक है। करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट लेफ्टवर्ड में। तो जो तुम्हारा जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, इनसाइड दी बोर्ड लगेगा। और दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, राइट हैंड पाम रूल है। इसमें जो आपकी जो फिंगर्स हैं ये बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो मेरा ये है थंब, ये आई को रिप्रेजेंट करेगा, और जो फोर्स है ये मेरी पाम बताएगी, यानी कि जहाँ जिस डायरेक्शन में आएगी। ओके, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है, नीचे सीधी सी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड है। तो जो मेरी पाम में जो हथेली है वो किधर की तरफ कर रही है, अंदर की तरफ फेस कर रही है ना, तो इसका मतलब जो फोर्स होगा कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। चाहे ये लगा लो राइट हैंड पाम रूल, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, इससे लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ये ओके ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट इस साइड में, तो हमारा फोर्स कहाँ पे है, यहाँ पे। ये लगाओगे तो देखो बी ऊपर, करंट इस साइड में, फोर्स अंदर की तरफ। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनसाइड दी पेज, यानी कि बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे क्या कहता है ये, द परसेप्शन ऑफ डेप्थ stimulated by object that possesses horizontal dispensary with one object usually located in front of or behind the fixation point is called। ओके, यानी कि बेसिकली इसमें क्या है, तुमसे परसेप्शन ऑफ डेप्थ पूछा है, परसेप्शन ऑफ डेप्थ। इसको ऐसे समझो जैसे आप क्लास में बैठे हो और दूर कोई आपका क्लासमेट बैठा है, या आप सड़क पार कर रहे हो और कोई मूविंग व्हीकल आ रहा है, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है ना देख के कि व्हीकल कितना दूर है, किसी स्पीड से आ रहा है, मैं निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा, है ना। इसे परसेप्शन ऑफ डेप्थ ही कहते हैं, यानी कि आभास होना डेप्थ का, गहराई का या दूरी का, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, परसेप्शन ऑफ डेप्थ। तो इसके ऑप्शन दे दिए थे, पर्स बायोपिया, बी मायोपिया, और सी हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या डी स्टेरोपिसिस। जो भी है ये प्रोनाउंसिएट कर लेना भाई, स्टेरोपिसिस है, ठीक है। पर्सिबायोपिया क्या होता है, तो बुढ़ों की बीमारी होती है, ना तो वो इजीली लिख पाते हैं, ना जो है और पढ़ पाते हैं। मायोपिया, इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर का नहीं दिखता है इसमें, और इसको करेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि हमारा जो नियरेस्ट पॉइंट है 25 सेंटीमीटर वो शिफ्ट हो जाता है थोड़ी दूर, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो जो स्टेरोपिसिस है जो भी है, ये ऑप्शन डी जो है दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। यही इसको ही कहते हैं तुम्हारा परसेप्शन ऑफ डेप्थ, ठीक है, डेप्थ का आभास होना। सो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कॉमन सेंस का क्वेश्चन है 35। तो 35 में आपसे क्या कहता है कि
रॉकेट फ्यूल जो होता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? एलपीजी इस्तेमाल की जाती है, या सीएनजी इस्तेमाल की जाती है, या पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, या डी हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाता है? जिस बच्चे का ये पेपर है उसने पेट्रोल पे लगाया है। चलो देखो, रॉकेट ऑफ फ्यूल में हमेशा याद रखना क्या यूज़ की जाएगी? हाइड्रोजन। क्यों यूज़ की जाएगी हाइड्रोजन? करने की वजह क्या है? हल्की है और बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, एकदम बहुत पावर से फ्लेमेबल होती है, जलती है और बहुत ज़्यादा इसकी जो पावर है जनरेट करती है। और इसमें क्या है कि देखो एस्केप वेलोसिटी हमें चाहिए। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये अचीव करनी होती है अर्थ के वातावरण से निकलने के लिए, ये अचीव करनी होती है ना। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए भाई? लाइट वेट फ्यूल हो। ऐसा ना होता ना भारी हम फ्यूल भर दें कि एक तो रॉकेट का ही वजन और प्लस फ्यूल का वजन, कैसे निकल पाएगा हमारा, और तेज़ी से जले और एकदम से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करे। सो और इसमें भी अगर हम मोर स्पेसिफिकली करें तो लिक्विड हाइड्रोजन विल बी दी मोर एक्यूरेट आंसर। ओके, सो दिस विल बी दी, और इसका लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट भी होता है तुम्हारा हाइड्रोजन का, है ना। सो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दी रॉकेट फ्यूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है? एक ऑब्जेक्ट है आपकी, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ओके, इट मीन्स u इक्वल्स टू 0, और जो उसका एक्सीलरेशन है वो a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वो x मीटर कवर करती है कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। तो आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इन 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में। यानी कि 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा? 5 सेकेंड तक नहीं, 5वें सेकेंड में। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, एक होता है तुम्हारा, दो फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे। पहला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, n सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 6 सेकेंड में, 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया? तो उसका फॉर्मूला दिया जाता है s इक्वल्स टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर। और वहीं पे अगर हम कहें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में, तो एस एन करके उसका फॉर्मूला जाता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। बस आपको इन सब का इस्तेमाल करना था। अब यहाँ पे आपको पहले ये लगाना है n सेकेंड्स में, यानी कि 5 सेकेंड में कितना चल रहा है। पहले तो ये देख लें, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड में हमें डाटा दिया हुआ ना कि 10 सेकेंड में x मीटर चलता है। तो यहाँ से एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, फिर हम निकालेंगे हमारा 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो चलिए फिर निकालते हैं। तो s इक्वल्स टू यू एन, यू हमारा 0 है और n हमारा 10 है, प्लस हाफ a, एक्सीलरेशन a ही है, और n हमने कितना लिया है? 10, यानी कि 10 इंटू 10 n का स्क्वायर। अच्छा, s जो डिस्टेंस कवर किया उसने 10 सेकंड में कितना किया है? x किया है, x लिख लो, ये 0 टर्म ये हट गया। अच्छा, 2 5 जा 10 और 5 10 जा 50, यानी कि 50 a आ जाएगा। तो एक रिलेशन तो हमारा यहाँ से इस्टेब्लिश हुआ, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। अब हम निकालते हैं 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, n सेकंड में कितना करेगा? तो एस एन यानी कि 5th सेकंड में s5 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ओके, तो इस फॉर्मूले में जब हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ ले आते हैं इसको, तो u तो हमारा 0 है, ये तो हट गया ये वाला टर्म। अच्छा, a एक्सीलरेशन हमारा a ही है अपॉन 2 n कितना है हमें? 5वें सेकंड में निकालना है, माइनस 1। तो यानी कि ये कितना आ गया? a बाई 2 इंटू 5 2 जा 10 और माइनस 1 9। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लो, a की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? x बाई 50, x बाई 50 आएगी। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो a की वैल्यू को, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी? x बाई 50, 2 नीचे है ऊपर 9 है, तो 9x अपॉन कितना आ गया? 100, 9x अपॉन 100
मीटर। ओके, और इसमें जो हमें ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन क्या थे हमारे, ऑप्शन ए 9x/100 पहले ही वाला था, और ऑप्शन बी था x/4 मीटर, फिर 4x/25 सी, और डी था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9x/100 विल बी दी राइट आंसर, कि 5वें सेकंड में वो कितना कर चलेगा डिस्टेंस, 9x/100। हमने दो फॉर्मूले बताए यहाँ पे, कि डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड, n सेकंड का मतलब 5 सेकंड में कितना चलेगा, 10 सेकंड में कितना चलेगा, 5वें सेकंड में कितना चलेगा, 10वें में कितना चलेगा, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ओके, तो यहाँ से पहले हमने जो डाटा गिवन था वहाँ से एक रिलेशन स्टैब्लिश किया डिस्टेंस ट्रेवल में और इसमें एक्सीलरेशन में, फिर हमने जब 5वें सेकंड के लिए निकाला तो वहाँ से यहाँ से वैल्यू पुटअप करके यहाँ पे वैल्यू रख दी, आंसर हमारा आ गया। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37, ग्राफ भी दिया है आपको है, चलो कोई नहीं, ग्राफ तो इजी ही दिया है, काफ़ी कुछ नहीं है ग्राफ में। तो ग्राफ में क्या दिया है 37 में, आपको ग्राफ दे दिया है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने v को रिप्रेजेंट किया है वेलोसिटी को, और यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट किया है। इनको मार्क कर दिया A B C D E एंड दिस इज F, और आपसे पूछा कि रिटार्डेशन को कौन से पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिटार्डेशन, और ऑप्शन दे दिया आपको ए बी एंड ई एफ, ऑप्शन बी बी सी एंड ई एफ, ऑप्शन सी दे दिया सी डी एंड बी सी, और ऑप्शन डी दे दिया डी ई एंड ए बी। ओके, रिटार्डेशन क्या होता है, पहली बात तो सिंपल कुछ नहीं होता, जब एक्सीलरेशन माइनस में आ जाए तुम्हारा, एक गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन होती है और अंत आके रुक जाती है, यानी कि ब्रेक जब हम लगाते हैं, सिंपली रिटार्डेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, यही वैल्यू तुम्हारी माइनस में आ जाए। ये वैल्यू कब माइनस में आ जाए, जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, यानी कि इस कंडीशन में u इज़ ग्रेटर देन v, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए v से, तभी तो वैल्यू माइनस में आएगी। अच्छा, यहाँ देखो इस वाले उस पर अगर मैं 2 पॉइंट लूँ ए बी वाले पे, तो यहाँ पे आप u से मान सकते हो, v से मान सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि v की वैल्यू इस ग्राफ से अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्लॉटिंग करेंगे, तो जैसे मान लो 10 है, ये 5 है, तो ऑब्वियसली 10 माइनस 5 प्लस 5, यानी कि ये रिटार्डेशन नहीं है, ये तो एक्सीलरेशन है सिंपल। इस वाले पॉइंट पे देखो आप, इस वाले पॉइंट पर अगर हम 2 पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लें, और यहाँ पे अगर यही 10 है और ये 5 है, यानी कि ये 10 इनिशियल वेलोसिटी और 5 फाइनल वेलोसिटी, और फिर फॉर्मूले में जब रख के निकालेंगे तो क्या जाएगा आपका 5 माइनस 10 अपॉन टी, यानी कि -5 अपॉन टी, एक्सीलरेशन माइनस में आ गया, यानी कि जब भी ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा वीटी ग्राफ में, तो वो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल चल ही नहीं रही है, रेस्ट में आ गई, क्यों, वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा। और एक ये वाला पॉइंट ई एफ वाला, इसका मतलब बी सी एंड ई एफ रिप्रेजेंट दी रिटार्डेशन, तो बी सी एंड ई एफ, सो ऑप्शन वी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है आपसे कि लैक्टोमीटर है आपका लैक्टोमीटर, और जो लैक्टोमीटर है वो प्योरिटी निकालता है किसके लिए, हमें पता है प्योरिटी निकालता है किसकी, मिल्क की। तो उसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो किस पे काम करता है। पहला है आर्कमिड्स प्रिंसिपल, आर्कमिड प्रिंसिपल, बी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ऑप्शन सी है लॉ ऑफ इनर्शिया, और ऑप्शन डी है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑब्वियस सी बात है, जो लैक्टोमीटर है वो किस पे काम करता है, आपका आर्कमिड्स प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, आर्कमिड प्रिंसिपल पे लैक्टोमीटर काम करता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर था। ओके,
क्वेश्चन नंबर 39 में क्या क्या दिया है आपसे, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है और इसका अगर हम एरिया निकालेंगे ये वाला पोर्शन, तो जो वीटी एरिया है, वीटी कर्व के अंदर जो एरिया है वो हमें क्या देता है, तो इसके जो ऑप्शन थे, पहला था एक्सीलरेशन देता है, ऑप्शन बी था मोमेंटम देता है, ऑप्शन सी था फोर्स देता है, ऑप्शन डी था डिस्प्लेसमेंट देता है। देखो मोमेंटम तो बिल्कुल नहीं देगा, मोमेंटम क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एमवी, मास तो है ही नहीं इसमें। ये क्या देता है आपका, एक्सीलरेशन देता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और अगर हम इसका स्लोप निकालें तो भी क्या देगा वो, एक्सीलरेशन देखा। देखो यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है बेसिकली, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, v है, बेस में क्या है, टाइम है, यानी कि v/t, और v/t आप क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और वहीं पे अगर हम देखें तुम्हारा जो st कर्व है, यानी कि डिस्टेंस टाइम का जो कर्व होता है, उसका जो एरिया है वो आपको देता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके। और जो st कर्व का जो स्लोप है वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जो वीटी कर्व है उसका एरिया वो क्या देगा आपको, एक्सीलरेशन देगा, स्लोप भी एक्सीलरेशन देगा। इधर जो st डिस्टेंस टाइम है, ठीक है, उसका जो एरिया है वो डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो देगा। और जो आपका st कर्व है उसका जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। चलिए फिर बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा वीटी कर्व है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व है, उसका एरिया अगर हम निकालें तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बायोनेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोनेंट फोर्स जो है, ठीक है, इट विल डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। कौन सी प्रॉपर्टी, पहला डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या सी मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, या ऑप्शन डी टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड जो जिसमें तैर रहा है, ठीक है, जिसमें कोई भी चीज़ फ्लोट कर रही है, उसकी डेंसिटी पर ही डिपेंड करेगा आपका बायोनेंट फोर्स। बायोनेंट फोर्स क्या होता है, जो फोर्स जो कोई भी लिक्विड ऊपर की अपर डायरेक्शन में लगाता है किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बायोनेंट फोर्स। तो दैट विल डिपेंड अपॉन ओनली दी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं करेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं करेगा, और टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड पे भी नहीं करेगा। या फिर किस पे करेगा, वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे करेगा, जो चीज़ फ्लोट हो रही है उसके वॉल्यूम पे, डेंसिटी पे नहीं, उसकी वॉल्यूम पे। ओके, सो बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में बढ़ते हैं। 41 में क्या कहता है आपको करेक्ट मैच करना है। फोर्स है, मोमेंटम है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है और पावर है। और सेकंड दे दिया, किलोवाट आवर दे दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया और किलोग्राम मीटर पर सेकंड दे दिया। तो देखो 41 क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, मैच करना है। इधर अपना फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, इधर इनकी यूनिट्स दे रखी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। देखो ए की 3 यानी कि फोर्स की आपकी क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी 4 मोमेंटम, इसकी क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। निकाल लेना। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास किलोग्राम हो गई, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गई, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो।
ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, ठीक है, सेकंड में चली जाएगी, ये हो गया इसका। और E का 2 है, यानी कि जो पावर है किलोवाट आवर, ये किसकी होती है? पावर की होती है। तो इट मीन्स दैट ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि वर्क डन किस किस कंडीशन में वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ऑप्शन दे दिया कि F 0 रहेगा तब, या जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 रहेगी तब, या C जो एंगल है बिटवीन F एंड D इज़ 90, या ऑप्शन डी। अच्छा, ये 4 कॉम्बिनेशन कर दिए, फिर इन पे ऑप्शन बनाया है। तो डी में क्या कहता था कि एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज़ 0 डिग्री। अब ऑप्शन ऐसे क्रिएट करता है, ऑप्शन ए में कहता है ए एंड बी, और बी में कहता है ए बी सी, सी में कहता है ए बी डी, या डी में कहता है सी एंड डी। तो इसमें कहता है कि आपसे कि किस किस कंडीशन में वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, W इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है कि डॉट प्रोडक्ट है, और उसको जब भी खोलते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो क्या आएगा? साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। अच्छा, अब ये वैल्यू कब कब 0 हो सकती है? या तो F 0 हो जाए, इसका मतलब ये भी सही है, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, ये भी सही है। और ये 0 कब होगा? कॉस 0 कब होता है? 90 पे 0 होता है। तो इसका मतलब F और S के बीच का जो एंगल है वही ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो एंगल जब इनके बीच का कितना है? 90 है, तो ये भी हो जाएगा। 0 पे होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 0 पे तुम्हारा क्या होता है? cos 0 1 होता है। यहाँ पे वर्क डन जो है 0 नहीं होगा, यानी कि ए बी सी, यानी कि बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल था ये तो। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है हमसे कि कौन सा पार्ट है ईयर का जो कि आपका प्रेशर को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ऑप्शन ए दे रखा था आपका हैमर, बी कोखिया, या सी एनविल, या डी स्टिरअप। तो क्लास 9 का क्वेश्चन है, कोहिया विल बी दी करेक्ट आंसर। यही होता है जो आपका प्रेशर को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है आपसे? 44 में कहता है कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, कौन सा होगा। ओके, तो रॉन्ग कौन सा है इसमें? ठीक है, ऑप्शन ए में कहता है कि जो जी की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होती है, किलोग्राम स्क्वायर होती है। या बी है तुम्हारा कि जो जी की वैल्यू है, जो एक्सेप्टेंस वैल्यू है जो स्वीकार की गई है वो इतनी है। या सी कहता है कि जी आपका जो है ग्रेटर हो जाता है कहाँ पे? पोल्स पे, देन इक्वेटर से, इक्वेटर के मुकाबले पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा रहती है। या ऑप्शन डी आपको दे रखा है कि जो जी की एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। चेक करते हैं। अच्छा, इस जी की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है? जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। या तो डायरेक्ट रटी हो आपको, ये निकाल लो यहाँ से। एफ की क्या हो जाएगी? न्यूटन, इसको इधर लाओगे तो मीटर स्क्वायर, ये मास है तो किलोग्राम स्क्वायर नीचे जाएगा, तो यानी कि किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये तो सही है। अच्छा, रॉन्ग बताना है आपको, ठीक है ना? तो ये तो ठीक है आपका। जी की वैल्यू यही होती है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन सी में कहता है कि जी ग्रेटर रहता है पोल्स पे रेदर देन इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है जी इक्वल्स टू क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होती है? रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ,
m इज़ द मास, g इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया आपका। तो पोल्स पे क्या है, जो r है आपकी वो कंपैरेटिवली क्या होता है, कम हो जाता है देन इक्वेटर पे r ज़्यादा हो जाता है। जब पोल्स पे कम हो जाएगा तो g की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, स्मॉल g की वैल्यू क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g होता क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो सिंपल यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ये किलोग्राम कहाँ से लग गया ना, सेकंड में स्क्वायर है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसने रॉन्ग कहा था आपको पूछने के लिए, तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 45 में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है आपसे ये कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 500 ग्राम, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से। आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ऑप्शन दे दिए 6.25 इंटू 10⁻² जूल, या बी 6.25 इंटू 10⁻5 जूल, ऑप्शन सी 6.25 इंटू 10⁻⁻² जूल, और ऑप्शन टी 6.25 इंटू 10⁻³ जूल्स। ओके, सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ओके, हाफ मास, सारी की सारी यूनिट उनकी एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो मास ग्राम में है तो इसको कन्वर्ट कर लो किस में, किलोग्राम में। 1000 से डिवाइड कर देंगे इनटू में। वेलोसिटी किस में दे रखी है, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, यानी कि पहले तो स्क्वायर कर लो इसका, क्योंकि v² है। अब इस सेंटीमीटर सेकंड तो ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इससे कितने से डिवाइड कर देंगे, 100 से, और 2 बार डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे v का क्या है, स्क्वायर है। अच्छा, अब 1 2 3 4, यानी कि ये 4 जीरो उड़ाओ और ये पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया आपका, इससे आप काट लो 5 5 जो 25, 25 4 जो 100, और यह क्या आंसर आपका 5/80। ओके, 5/80। अच्छा, अब इसको भी काटना है तो काट लो, 5 6 7 8, 5 6 30, 1/16। और इसको जब आप सॉल्व करोगे फाइनली तो आंसर आपका 6.25 इंटू 10⁻²2 जूल आएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल फॉर्मूला लगाना था काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और जो सारी यूनिट थी उनको उनकी बेसिक जो एसआई यूनिट है उनमें ही चेंज करना था। ओके, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक आदमी को मायोपिया हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लगाता है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो यूज़ कर रहा है कितनी, 20 सेंटीमीटर, और आपको पावर बतानी है उसकी क्या होगी। ऑप्शन दे दिए आपको +0.05D, डी स्टैंड फॉर व्हाट, डायोप्टर, +5D, ऑप्शन सी -5D, या ऑप्शन डी -0.05D। तो देखो इसमें क्या है, पावर क्या होती है 1/f फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, यानी कि 1/, फोकल लेंथ कितनी है 20 है, ठीक है, माइनस में लिखो पहले, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 25 जा 100, यानी कि -5D, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दैट। ओके, इजी था ये क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं आगे। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दे दिया है आपको उसमें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, निकालते हैं। तो देखो ये 2 ओम दे दिया है, और फिर यहाँ पे दे दिए आपको 2 रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दे दिया है, और इधर बी पॉइंट दे दिया। ये कितने का है, 1 और 2 ओम। ओके, और जो ऑप्शन दे दिए हैं वो क्या दे दिए हैं, 3 6 9 2 ओम। ओके, निकालते हैं इसको।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये दोनों सीरीज़ में है, एंड टू एंड कनेक्शन, तो ये क्या बना लेंगे, देखो पहले तो ये वाला लगा लो 2 ओम का, तो यहाँ पे ये 1 बना देंगे, यानी कि दोनों सीरीज़ में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 1 और 1 2, तो ये 2 ओम का हो जाएगा। अब नीचे भी कितने का है, 2 ओम का है, बी पॉइंट आ गया। अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ये दोनों जब पैरेलल में आ गए तो इनका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 + 1/2 इक्वल्स टू 1/r, तो ऐड करेंगे तो 2/2 इक्वल्स टू 1/r, यानी कि 1 इक्वल्स टू 1/r, यानी कि r इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 ओम आ गया। यानी कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना बनेगा, 2 ओम तो ये है पहले से, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 1 ओम। और यहाँ पे पॉइंट B और ये पॉइंट A। अब ये दोनों फिर किस में हो गए, सीरीज में, 2 और 1 3, यानी कि ऑप्शन A विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दैट। इजी था ये भी क्वेश्चन, कुछ नहीं था। इन दोनों को सीरीज में लगाओ, 1 बन गया, फिर इन दोनों का जो 1 बना है, फिर ये दोनों पैरेलल में हो गए, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा, और फिर वो वाला इसके साथ में सीरीज में हो गया, और फिर यहाँ से इक्विवेलेंट हमने सिंपल ऐड करके निकाल लिया। ओके, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 48 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट बताना है आपको। इस बार आपको इसमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें क्या कहता है कि नियर पॉइंट ह्यूमन आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, सही बात है। ऑप्शन बी कहता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होती है। सी, ब्लू कलर जो होता है स्काई का, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। और फिर इनसे इसने ऑप्शन बना दिए हैं, करेक्ट कौन सा है आपको बताना है। तो A एंड B है, या B में कह दिया B एंड C है, C में कहती है A एंड C है, और D में कहती है A, B और C है। तो देखो नियर पॉइंट तो होता है, बिल्कुल करेक्ट, सही बात है, 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि नियरेस्ट पॉइंट कितना एक ह्यूमन आई इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, 25 सेंटीमीटर। बी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी क्लास 10 में आ जाओ, लाइट वाले चैप्टर में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। बेसिकली होता क्या है, कई सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के बाहर, कुछ डेंसर हैं, कुछ रेयर हैं, और वो लेयर्स क्या हैं, मोबाइल हैं। मोबाइल का मतलब वो घूमती रहती हैं, तो उसकी वजह से लाइट क्या है, कंटिन्यूसली बैंड होती चली जाती है, रेयर से डेंसर में आएगी, वो डेंसर से रेयर की तरफ आएगी। और जब ये लेयर्स मोबाइल हैं, मतलब मूव करती रहती हैं, तो उससे जो डिस्टेंस है वो भी फ्लक्चुएट करता है स्टार्स का, यानी कि वो डिस्टेंस कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। वो डिस्टेंस कभी ज़्यादा और कम होता है, उसी की वजह से ये ट्विंकलिंग होती है। तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी सही है। तीसरा, ब्लू कलर ऑफ स्काई जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एज वी नो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेलिक का क्राइटेरिया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/λ इज द पावर 4, यानी कि जो लैम्डा की पावर, यानी कि वेवलेंथ की पावर 4, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा लैम्डा उतनी कम इंटेंसिटी, और जितनी कम लैम्डा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। तो ब्लू कलर की रेड के मुकाबले अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स कम होती है, 2 टाइम्स कम होती है। तो उससे क्या है, उसकी स्कैटरिंग पावर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, कम है। तो इसका मतलब सी भी करेक्ट है। तो ए, बी, सी ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या कहता है ये, कि आपको एक फिगर दे दिया है इस तरीके से, और इसमें एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 मीटर है। ओके, और ये है आपका डिस्टेंस ए, अच्छा इसको हटाओ, ए, बी, और इस तरीके से। तो ए से बी एक बंदा जाता है, तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए टू बी जाता है, और जिसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको,
डिस्टेंस का दे रखा है 3.14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट का दे रखा है 1.41 मीटर। ऑप्शन बी में दे रखा है डिस्टेंस आपको 1.57 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो आपको दे रखा है 1.41 मीटर। और ऑप्शन सी दे रखा है आपको डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 6.28 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू 2.42 मीटर। एंड ऑप्शन डी इज डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज 1.57 मीटर एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 2.42 मीटर। तो एज वी नो दैट डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या जो भी हमारी चीज़ है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखो इनिशियल ये रही हमारी और फाइनल ये रही पोजीशन। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस होगा। अच्छा ये क्या है? एक सर्कल का चौथा पार्ट है। जब चौथा पार्ट है, पूरी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? तो जो हमारी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है? 2πr होती है। और इसका क्या है? 1/4 यानी कि फोर्थ, एक क्वाड्रेंट चला है वो, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से, और यही हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो 2 2 जा 4, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 × 2 और रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी? 1 है। तो 7 2 जा 14 और 22/14। तो जब इससे आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा डिस्टेंस का? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि देखो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि डिस्टेंस 3 पॉइंट समथिंग है। ये आ सकता है डिस्टेंस 6.8, यानी कि यहाँ तो आंसर आ गया। यानी कि डिस्टेंस हमारी 1.57 कन्फर्म है, पूरा मत निकालो, ठीक है। ऑप्शन में इसी तरीके से जाना होता है। तो 1.57 तो कन्फर्म है। अब निकाल लिए हमें क्या इसमें? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज दी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज से निकाल लो। √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर की √2 और √2 की वैल्यू 1.41 हर किसी को पता है। तो आप देखो 1.41 यहाँ पे है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2.42 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। इजी था क्वेश्चन काफ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे फिजिक्स वाले पार्ट का। उसके बाद में फिर पार्ट सी आएगा मैथमेटिक्स का, दैट इज़ फॉर एडवांस और जेई स्टूडेंट। और जो पार्ट बाकी जो डी आएगा दूसरा वो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट के रहेगा, बायो का, उसे भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए फिर 50 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं। क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है कितना? 50 न्यूटन वेट है उसका, और एक हाइट से वो गिराई गई है, और वो जो हाइट है वो कितनी है आपकी? 50 मीटर हाइट है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, जब वो हिट करेगी ग्राउंड को, हिट दी ग्राउंड। ओके, तो देखो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके चले गए, ठीक है, इसका मतलब आपने किसी पोजीशन में उसको प्रोसेस कर लिया, पकड़ लिया है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी पकड़ा है, तो उसमें क्या है? एक पोटेंशियल एनर्जी क्या रिस्टोर हो गई है, और वही पोटेंशियल एनर्जी जब उसको ड्रॉप कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी आपकी वो क्या रहेगी? mgh रहेगी। एक सर्टेन हाइट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं तो mgh, ठीक है, यही रहती है, और वही हमारी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। तो mg अच्छा, जो वेट होता है, मास तो खाली m होता है, वेट जो ये वाली फॉर्म है, ये mg की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी। तो mg की जगह पूरा 50 उठा के रख दो, और h हाइट 50 दे रखी है, तो सिंपल आंसर कितना आ जाएगा? 2500 जूल आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन लिखे नहीं हमने। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपके 2500 जूल और 250 जूल और 25,000 जूल और 25 जूल। तो 2500 जूल, यानी कि ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। पार्ट ए और बी हम खत्म कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी और पार्ट डी खत्म करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।